नमस्कार दोस्तों, अभी हम आपको इस वीडियो में साइंस के इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए लाया हूं। और ये क्वेश्चन ना आपको कॉपी में लिखकर अच्छे तरीके से याद कर लेना है। बहुत ही जल्दी ये याद भी हो जाएगा क्योंकि एकदम छोटा छोटा इसका आंसर है। बहुत ही आसानी से आप याद कर लोगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, आपके परीक्षा में आने वाला। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट का है। इंपॉर्टेंट आप याद कर लो। अगर आप इसका पीडीएफ भी लेना चाहते हो तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उस पर क्लिक करके ग्रुप ज्वाइन कर लेना। आपको इसका पीडीएफ भी वहां पर दे दिया जाएगा। तो आप इस क्लास को देखकर अच्छे तरीके से एक बार ना सुन लो, क्योंकि कोई भी चीज सुनने से ज्यादा याद हो जाता है जल्दी, तो आपको बाद में ना रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। और बहुत ही छोटा छोटा इसका आंसर है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप एक ही बार में इसका आंसर ना याद कर लो, ठीक है ना। एक बार में याद करने की क्षमता अगर रखोगे ना तो कितना भी भारी भारी प्रश्नों को तुम याद कर लोगे, बहुत भारी भारी क्वेश्चन को भी याद कर लोगे। देखो ये क्वेश्चन इस बार के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या, पित्त क्या है, पित्त क्या है, ये इस बार के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 21 में पूछा था, 22 में नहीं पूछा था, 23 में पूछा था। इसलिए क्वेश्चन 24 में पूछेगा, ये हम गारंटी आपको देते हैं। तो उत्तर बहुत ही आसान है, लिखिएगा। पित्त यकृत ग्रंथि से स्रावित होने वाला द्रव है जो छोटी आंत में भोजन के पाचन में मदद करता है। यानी कि जो पित्त है ये यकृत या फिर आप लीवर भी कह सकते हो, यकृत को ही लीवर बोलते हैं। तो पित्त लीवर ग्रंथि से स्रावित होने वाला एक द्रव होता है जो छोटी आंत में भोजन के पाचन में मदद करता है। तो बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन आप याद कर लिए होंगे, है ना। अब देखिए हम आपको दूसरा नंबर क्वेश्चन बताते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी काम आएगा, सब्जेक्टिव में भी दोस्तों काम आएगा। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा है, मछली, मच्छर, केचुआ और मनुष्य के श्वसन अंगों के नाम लिखे। ये क्वेश्चन 14 में, फिर 16 में, फिर 21 में, फिर 23 में और फिर इस बार ये 25 में आएगा। आप इसे अच्छे से याद कर लो। तो इधर लिख दीजिएगा जीव का नाम और इधर लिख दीजिएगा श्वसन। तो देखिए जो मछली होता है, मछली का श्वसन अंग क्या होता है, गिल छिद्र भी कह सकते हो। अगर ये मन नहीं करेगा तो आप ये भी लिख सकते हो, आप गिल्स भी लिख सकते हो, आप केवल गिल्स भी लिख सकते हो। गिल्स नहीं तो आप गलफड़ा भी लिख सकते हो, गलफड़ा भी लिख सकते हो, क्योंकि 3-4 इसका नाम होता है। मछली का श्वसन अंग गिल छिद्र भी होता है, गिल्स भी होता है, फेफड़ा, गलफड़ा भी होता है। तो ये तीनों में से कोई एगो याद कर लेना और जो याद होगा वो आप लोग लिख दीजिएगा। उसके बाद से मच्छर, मच्छर का श्वसन अंग क्या हो जाएगा, वायु नलिकाएं हो जाएगा। और उसके बाद से केचुआ का क्या होता है, त्वचा, केचुआ का क्या होता है, त्वचा होता है। और साथ में दोस्तों मनुष्य का क्या होता है, मनुष्य का फेफड़ा होता है, मनुष्य का क्या होता है, फेफड़ा, है ना। तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। और यहाँ पर केचुआ का ट्रेकिया भी होता है ना, ट्रेकिया भी होता है ना। तो याद रखना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपके लिए ऑब्जेक्टिव में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसलिए ये क्वेश्चन हमने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं, तीसरा नंबर। तीसरा नंबर भी दोस्तों 25 में छपेगा क्वेश्चन, हम आपको बता देते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, दीर्घरोम क्या है, इसके कार्य लिखे। दीर्घरोम क्या है, 21 में और 23 में पूछा। अब कह रहा है कि बबुआ याद कर लो, 25वें में हम क्वेश्चन आएंगे, है ना। तो 25 में आएगा तो याद कर लीजिए। दीर्घरोम क्या है, इसके कार्य लिखे। तो आंसर लिखेंगे, मृदा से जल का अवशोषण जलीय पौधों में मूल रोमों के द्वारा होता है। मृदा से जल मूलतः विसरण की प्रक्रिया से मूल रोम की कोशिकाओं में प्रवेश कर जाता है। चूंकि मूल रोम की कोशिकाएं में कोशिका द्रव्य का प्रसरण दाब भूमि जल के दाब से अधिक होता है, इसलिए। तो आपका आंसर ये हो जाएगा। छोटा सा आंसर है, उतना भारी नहीं है, क्योंकि इसमें 2 है ना, दीर्घरोम फिर इसका कार्य। तो बहुत आसानी से आप 2-3 लाइन को याद कर लीजिएगा और लिख दीजिएगा अच्छे तरीके से, आपका पूरा फुल नंबर मिल जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाएगा दोस्तों, देख लो कितना गजब का क्वेश्चन है। एक साल गैप दे देकर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आपके लिए। हमारे अमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है, तो हम लोग उत्तर लिखेंगे। देखो हालांकि ये पहले क्वेश्चन कभी 5 नंबर का भी पूछा जाता था, लेकिन इस समय आपको 2 नंबर का काम करना है। 2 नंबर में आंसर लिखना है, अच्छे नंबर प्राप्त करना है। तो हम आपको छोटा छोटा आंसर बता रहे हैं, सटीक आंसर जो कि आप लिखोगे तो नंबर मिलेगा। बहुत लोग कहेंगे छोटा आंसर अगर साइंस में लिखेंगे तो नंबर मिलेगा। सर साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है ना,
ये नहीं देख साइंस ये नहीं देखता है कि तुम जोड़ जोड़ कर क्या लिखो। साइंस मेन देखता है कि तुम्हारा सटीक आंसर है कि नहीं है। अगर सटीक आंसर 5 लाइन की जगह तुम 3 लाइन में लिख देते हो ना तो तुम्हारा आंसर पूरा का पूरा मिल जाता है। लेकिन वही सोशल साइंस में नहीं होता है। सोशल साइंस में जोड़ गांठ कर यारा लिखना होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, हमारे अमस्या में अम्ल की भूमिका निम्नलिखित है। जैसे पहला नंबर, यह भोजन में उपस्थित रोगाणुओं को अभिक्रियाशील एवं नष्ट करता है। अभिक्रियाशील एवं नष्ट करता है और साथ में यह भोजन को शीघ्रता से नहीं पचने देता। ये भोजन को क्या करता है, शीघ्रता से पचने नहीं देता है जल्दी, है ना। तो ये आपका हो जाएगा अम्ल की भूमिका। अगला हमारे पास क्वेश्चन आता है 5 नंबर। ये क्वेश्चन है, पर पोषण क्या है। ये 23 में दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था। अब दोस्तों ये पहली बार पूछा है। अभी मैंने आपको क्वेश्चन बताया 21 में भी 23 में भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन अभी तक 23 में पूछा गया है। तो 23 के बाद 24 में नहीं पूछा तो 25 में तो पूछबे करेगा, ये तो गारंटी है पूछेगा। इसलिए इस क्वेश्चन को याद करना जरूरी है। पर पोषण क्या है, तो आंसर लिखेंगे वह पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं कर पाते हैं अपितु यानी कि किसी न किसी रूप में अन्य स्रोतों से प्राप्त करते हैं, पर पोषण या विषम पोषी पोषण कहलाते हैं। देखो, पर पोषण को आप विषम पोषी पोषण कह सकते हो। वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, वो अन्य किसी दूसरे पर निर्भर रहते हैं, उसे हम लोग परपोषी यानी कि विषम पोषी पोषण कहते हैं। विषम पोषी पोषण या परपोषी पोषण दोनों एक ही होता है, आपको याद कर लेना है ना। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन है, मृत जीवी पोषण क्या है, उदाहरण सहित उत्तर दें। तो मृत जीवी पोषण क्या है, उदाहरण सहित उत्तर देना है। तो लिखिएगा, जीव मृत जंतुओं और पौधों के शरीर से अपना भोजन अपने शरीर की सतह से घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में अवशोषित करते हैं, इसे हम मृतजीवी पोषण कहते हैं। जैसे कि मशरूम, यीस्ट, कुकुरमुत्ता। अब ध्यान से आप लोग सुनिएगा और ध्यान से देखिएगा। आप इसको अपनी भाषा में भी लिख सकते हो, वो भी सटंक साइंस जैसा आंसर। देखो कैसे लिखना है आपको। आप इस क्वेश्चन ऐसे लिखिएगा, वैसे जीव जो सड़े गड़े चीजों से उत्पन्न होते हैं, या फिर वैसे जीव जो ज्यादा दिनों तक पेड़ के पत्तों से इकट्ठा होकर सड़गड़ से पैदा होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो मृतपोजीवी कहते हैं। यानी मृतपोजीवी। जैसे ई कुकुरमुत्ता को इंग्लिश में मशरूम ही बोलते हैं। तो आप लोग गांव देहात में देखे होंगे, ये नाम ज्यादा चर्चा है कुकुरमुत्ता। तो कुकुरमुत्ता दोस्तों बहुत लोग कहते हैं कि जो डॉगी होते हैं ना, कुत्ता, वो टॉयलेट करते हैं तो वहां पर जम जाता है, लेकिन ऐसी बात नहीं होती है। ये जमने का एक ही कारण है, गर्मी। क्योंकि अगर आप कोई भी, जैसे कि आप लोग धान ओन पीटते होंगे, तो धान ओन के पीट ओट कर जो पुआल होता है, अगर हम पुआल को कहीं रख दें और उस पुआल पर बारिश का पानी पड़े, अब वो पुआल क्या करेगा, भीगेगा, फिर सूखेगा, फिर भीगेगा, फिर सूखेगा, तो एक न एक दिन वो दोस्तों सूख कर भीग होकर एकदम सड़ जाएगा। अब सड़ेगा तो अंदर से उसमें गर्मी उत्पन्न होगा और वहीं से वो सब पैदा हो जाते हैं। अब बाग बगीचा में देखोगे, पेड़ के पत्ते ज्यादा गिरते हैं नीचे, अब उसको बहा कर हम लोग इकट्ठा कर देते हैं और उसी इकट्ठे जगह पर जब वो भी सड़ गड़ जाता है तो वहां से वो उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे आप लोग बम्बू यानी कि बांस देखे होंगे, तो बांस के आप खदान में जाइएगा या फिर बांस जहां ज्यादा उगता है वहां पर जाइएगा, तो वहां भी उसके जड़ में ज्यादा गर्मी होती है, तो वहां भी उत्पन्न होते हैं। तो आप वहां देखिएगा, तो इसी को हम लोग ना मृतजीवी कहते हैं। तो याद रखना, जैसे मशरूम हो जाएगा, ईस्ट भी हो जाएगा, ये सब इसी का उदाहरण होता है। अगला क्वेश्चन आपका है 7 नंबर दोस्तों। 7 नंबर क्वेश्चन है, जीवों के लिए पोषण अनिवार्य क्यों है। पोषण मतलब कि भोजन, आहार, है ना। तो लिखिएगा, जैविक प्रक्रमों के संचालन, वृद्धि, अनुरक्षण आदि कार्यों के निष्पादन हेतु जीवों की मूल आवश्यकता ऊर्जा है। ऊर्जा की प्राप्ति हेतु खाद्य पदार्थ की जरूरत होती है, अतः जीवों में पोषण अनिवार्य है। अब इस क्वेश्चन को तुम कैसे लिखोगे, तो लिखना, जीवों के लिए पोषण इसलिए आवश्यक है क्योंकि मनुष्य को जीवित रहने के लिए ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। मनुष्य को जीवित रहने के लिए ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, और ऊर्जा तभी मिलेगा जब हम पोषण लेंगे। जब हम खाना कोना खाएंगे तभी हमारे अंदर एनर्जी मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी, तो हम जीवित रहेंगे। तो मेन यही है कि मनुष्य को जीवित रहने के लिए ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, और ऊर्जा कहाँ से मिलेगा, तो पोषण से मिलेगा।
तो बस यही आपको लिखना है, बहुत अच्छे तरीके से आप लिख दीजिए, ये भी क्वेश्चन आएगा, है ना, हम सब बता रहे हैं लड़ने वाला क्वेश्चन। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन 8 नंबर, 8 नंबर और 9 नंबर इन दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा, दोनों क्वेश्चन लग जाएगा तो एगो प्रथम पाली में पूछ देगा, एगो द्वितीय पाली में पूछ देगा। फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम से आप क्या समझते हैं? तो यहां पर लिखिएगा फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम, अपने दाहिने हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को परस्पर लंबवत इस प्रकार फैलाएं कि यदि तर्जनी प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंगूठा चालक के गति की दिशा को व्यक्त करेगा तो मध्यमा चालक में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को व्यक्त करेगी। अब आपको यही वाला फिगर बना देना, बस यही वाला एक फिगर बनाइएगा, ई वाला मत बनाइएगा, केवल ये वाला बनाइएगा, है ना। ये वाला अंगूठा ऐसे करना, दो गो ऐसे ऐसे, हाँ, एक अंगूठा ऊपर करना, एक अंगूठा ऊपर ऐसे करना, ऐसे AK 47 चलाते हो ना, ऐसे कर लेना, है ना। ऐसे करके देखिए तो हो रहा है, यहाँ पर दर्द करेगा, आप करके एक बार देखिएगा। ये दो उंगली को ऐसे दबा देना है, इस दो उंगली को सीधा रखना है और अंगूठा को सीधा रखना है, और वैसे ही आपको फिगर बना देना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम आपको बता देना चाहते हैं 9 नंबर, ये आपका क्वेश्चन है कि दक्षिण हस्त अंगूठे नियम से आप क्या समझते हैं? तो हम लिखेंगे दक्षिण हस्त अंगूठा नियम। इस नियम का उपयोग हम लोग विद्युत धारावाही चालक से संबंध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करने के लिए करते हैं। अब आपको क्या करना है, इसका दोनों फिगर बनाइएगा, अगर दोनों नहीं बन पाएगा तो ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला फिगर आप एक जरूर बना दीजिएगा, ये वाला फिगर बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें थोड़ा और आंसर है जो नीचे आपको यहाँ पर हम लिखे हुए हैं, यदि अंगूठा विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करेगा तो आपकी उंगलियां चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की दिशा में लिपट होगी। इस प्रकार चालक में लिप्त उंगलियां की दिशा चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा व्यक्त करती है। तो आप इसका आंसर ये लिख दीजिएगा बहुत अच्छे तरीके से, है ना। और उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बहुत पसंद आता होगा। ये वीडियो हमारा पसंद आ रहा है ना, तो एक लाइक कर दो ना यार, कर दो, तुम लोग एक लाइक नहीं करते हो, है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन, हम तो क्वेश्चन जो बताएंगे वो लड़ेगा, ये तो फिक्स है, ये आपको मानना पड़ेगा। अब देखिएगा ये फिजिक्स का क्वेश्चन दोस्तों, फिगर बनाने के लिए केवल आएगा, केवल कहेगा प्रिज्म से होकर प्रकाश के अपवर्तन का आलेख मतलब ना आलेख कीजिए, यानी कि आलेख खींचिए। क्या है? आलेख खींचिए, आलेख खींचिए। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखिएगा आपको क्या करना है, एबीसी एक प्रिज्म बना लेना है। अब इस प्रिज्म से यहां से आपको एक किरण को गुजारना है। अब यहां से ये काल्पनिक निकल जाएगा, इधर से ऐसे करना है, फिर यहां से ऐसे आपको कर देना है। मतलब कि जो आपको स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं इस फिगर को एक बार कॉपी में बनाइएगा ना, तो दूसरा बार आपको ना आप बिना देखे बना दीजिएगा, दूसरा बार एक बार इस फिगर को देख कर बनाइएगा। इसमें कौन क्या सब लिख दिए हैं, जैसे कि पी क्यू को क्या बोलते हैं, पी और क्यू, कहाँ है पी क्यू, तो P और Q यहाँ पर है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो PQ किरण है वो आपतित किरण होती है, QR अपवर्तित किरण होती है, RS निर्गत किरण होती है, और साथ में दोस्तों I होता है आपतन कोण, R होता है अपवर्तन कोण, E को हम लोग निर्गत कोण बोलते हैं, A को प्रिज्म का कोण बोलते हैं, और जो कोण O है NOR वो बराबर होता है किसके बराबर होता है, ये इसके विचलन कोण के बराबर होता है। इसी को हम लोग विचलन कोण बोलते हैं, जो को हम डेल्टा से सूचित करते हैं। और साथ में कोण ई प्लस कोण आई प्लस कोण ई बराबर कोण ए प्लस कोण डेल्टा, ये हमारा विचलन कोण हो जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा है, आप इसको लिखना पड़ेगा। मेन तो यही है ना, फिगर बना दोगे और ये आपको दोनों लिखना पड़ेगा, तो इसको आप लोग जरूर लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन 11 नंबर है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है, क्यों? तो चूंकि अंतरिक्ष में कोई कण उपस्थित नहीं होते हैं, अर्थात वहां कोई वायुमंडल नहीं है, इसलिए वहां प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है, और प्रकीर्णन नहीं होने के कारण ही आकाश काला दिखाई देता है वहां पर। अब आकाश काला इसलिए दिखाई देता है क्योंकि वायुमंडल में अंतरिक्ष में कोई वायुमंडल ही नहीं है, कोई कण ही उपस्थित नहीं है, तो वो तो निश्चित तौर पर ब्लैक तो दिखाई भी करेगा, है ना। लेकिन हमारे यहाँ तो हमारे यहाँ क्या है, वायुमंडल है, तो हमको तो आकाश नीला दिखाई देगा, लेकिन वहां पर कोई वायुमंडल नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर प्रश्न कि स्वच्छ आकाश का रंग नीला होता है, क्यों?
स्वच्छ आकाश का रंग नीला होता है, क्यों? तो इसका आंसर लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं कि नीले रंग का तरंगदैर्घ्य कम होता है, इसलिए इसका प्रकीर्णन अधिक होता है। और नीले रंग के प्रकीर्णन नीले रंग के प्रकीर्णन अधिक होने के कारण ही आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। मेन तो यही कारण है, क्योंकि नीला रंग का तरंगदैर्घ्य बहुत कम होता है, इसलिए उसका विचलन ज्यादा होता है और प्रकीर्णन भी ज्यादा होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 13 नंबर। दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको याद कर लीजिएगा। अम्ल के बारे में, अम्ल क्या है, अम्ल का उपयोग क्या है, और अम्ल के बारे में आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑब्जेक्टिव में तो अधूरों के क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, अम्ल एक ऐसा पदार्थ है जिसका जलीय विलयन स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। और साथ में लिखिएगा, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है। साथ में लिखिएगा, अम्ल का जलीय विलयन 7 से कम होता है, यानी कि अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। ये आपको लिख देना है। अब इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, अब उपयोग भी देख लीजिए। अम्ल का उपयोग गहनों को साफ करने में किया जाता है। जो भी गहना होता है, माला हो गया, अंगूठा हो गया, कान में के, नाक में के, झुमका, पायल, जो भी होता है वो दोस्तों हम लोग अम्ल के ही मदद से जो भी गंदे उंदे हो जाते हैं ना गहने, उसको साफ करते हैं। सुनार बहुत चालाक होता है, तुम लोग को पता है ना, इतना बढ़िया से अम्ल में धोता है ना, एकदम चमकीला कर देता है आपके सोना को। लेकिन 2 दिन बाद क्या होता है, 4 दिन बाद उसका पूरा चमक खत्म हो जाता है। अब क्यों खत्म होता है, उसके पीछे का कारण क्या होता है, और वो किस अम्ल का उपयोग करके उसको धोते हैं पानी में, आकि पूरा उसका जो चमक होती है वो चली जाती है। अगर किसी को पता है तो कमेंट में जरूर बताना हमें। अब देखिए, बाथरूम की सफाई करने में भी अम्ल का उपयोग होता है, और साथ में अग्निशामक के रूप में भी हम लोग निर्माण करते हैं अम्ल का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन 14 नंबर प्रश्न आपका है, असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? तो आंसर लिखिएगा, असंतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारकों एवं उत्पादों के द्रव्यमान बराबर नहीं होते हैं। जैसे Mg+O2, यहाँ पर O2 को है तो यहाँ पर O एक ही को है, इसलिए यह असंतुलित रासायनिक समीकरण है। और नोट में लिख लीजिएगा कि असंतुलित रासायनिक समीकरण को कंकाली रासायनिक समीकरण भी कहते हैं। आपके बोर्ड एग्जाम में दोस्तों ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है कि असंतुलित रासायनिक समीकरण को और किस नाम से जानते हैं, तो कंकाली रासायनिक समीकरण के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपका आ गया। अगला क्वेश्चन है उसी का पार्ट है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए मुख्य रूप से 2 विधियां होती है। देखिए, किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए मुख्य रूप से 2 विधियां होती है। पहली विधि अनुमान विधि, दूसरा बीजगणितीय विधि, है ना। ये आपको याद रखना है। अब अगला क्वेश्चन आएगा 15 नंबर आपका प्रश्न आता है कि वियोजन या अपघटन अभिक्रिया क्या है। वियोजन अभिक्रिया को ही हम लोग दोस्तों अपघटन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। तो आप सबको बताना है कि वियोजन अभिक्रिया यानी कि अपघटन अभिक्रिया क्या है। तो हम लोग उत्तर में लिखेंगे वियोजन अभिक्रिया, लिखकर डैश देंगे, फिर लिखेंगे जब एक पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करते हैं तो उसे हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। और हम लोग इसका एक एग्जाम्पल ले लेंगे, कोई भी एगो पदार्थ ले लो और वो टूटकर 2 या 2 से अधिक पदार्थों में विभक्त हो जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, वियोजन अभिक्रिया हो जाएगा। देखो यहाँ पर मेरे भाई कुछ छूटा हुआ है ना, देखो इसको काट दो, है ना, काटो मत, इसको काट दो। यहाँ पर ये होना चाहिए CaCO3 होना चाहिए, गलती से दोस्तों ये हो चुका है। आप यहाँ पर और भी बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे दोस्तों आप MgO लेंगे तो ये हो जाएगा Mg+O2 में भी विभक्त हो जाएगा, होगा ना सर, बिल्कुल हो जाएगा। यहाँ 2 लगा दो, यहाँ 2 लगा दो। ऐसे ही आप HCl को भी HCl ले सकते हैं और H2O ले सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। मतलब एक पदार्थ ऐसा लो जो टूटे तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों में विभक्त हो जाए।
अगला क्वेश्चन आपके पास आ गया 16 नंबर प्रश्न आता है कि उपचयन या ऑक्सीकरण क्या है। उपचयन अभिक्रिया क्या है या ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है। तो हम लोग उपचयन लिखकर डैश देंगे और लिखेंगे जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, वृद्धि का मतलब होता है योग, और यह हाइड्रोजन का ह्रास यानी कि कमी होती है, उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे C+O2 एरो CO2, तो C का उपचयन हो रहा है यहाँ पर, तो आप लोग याद रखिएगा ये क्वेश्चन। अगला हमारे पास क्वेश्चन आ गया 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन आपका है, 17 नंबर क्वेश्चन है अपचयन या अवकरण अभिक्रिया क्या है। तो हम लोग उत्तर में लिखेंगे जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि यानी कि योग होती है या ऑक्सीजन का ह्रास यानी कि कमी होती है और अपचयन कहलाता है। जैसे H+Cl2 एरो 2HCl, तो यहाँ पर Cl2 का अपचयन हो रहा है। और नीचे नोट में लिखिएगा अवकारक, एग्जाम्पल में ऑब्जेक्टिव में खूब पूछा जाता है कि निम्न में कौन अवकारक है। तो CNAMgH2S HCl ये सब अवकारक होते हैं, और Cl2 I2 CuO MgO ZnO MnO2 etc ये सब क्या होते हैं, तो ऑक्सीकारक होते हैं। तो आपको बहुत अच्छे तरीके से इन 17 प्रश्नों को कॉपी में लिखकर याद करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बताया हूँ, है ना। तो ये वीडियो आप अपने सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट वीडियो है ना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मैथ का मैं आपको अगले क्लास में लाइव बताऊंगा, सिर्फ मैथ के 5-5 नंबर वाला इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन 11 बजे क्लास में आप लोग जरूर क्लास करिएगा, है ना। तो आइए 11 बजे, मैं आपको 11 बजे मिलता हूँ।